सबसे पहले हम आपको बताएं कैसे एक हफ्ते के अंदर देश के लिए दो गर्व के पल आए हैं। पहला 23 अगस्त जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा था, तो दूसरा देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व चैंपियन बन गए हैं और ऐसा करने वाले वो देश के पहले एथलीट बन गए हैं। इस सफलता के बाद अब देश की डिमांड यही है कि नीरज अब 90 पर निशाना लगाएं। हिंदुस्तान के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का स्कोर किया, जो उन्हें गोल्ड दिलाने के लिए काफी रहा। फाइनल मुकाबले में नीरज ने कुल 6 राउंड स्कोर किया। नीरज ने अब तक 7 प्रतियोगिताओं में से 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, जबकि एक बार उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। नीरज की इस जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। लोग इस ऐतिहासिक जीत पर जश्न में डूबे हुए हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। इस मौके पर नीरज के पिता ने कहा, आज हमारे पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। ये पूरे देश की जीत है। चांद हो या खेल का मैदान, हिंदुस्तान एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान खेल के मैदान पर भारत से एक बार फिर पिट गया। जैवलिन के मैदान पर एक बार फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पटखनी दी, जहां नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर की दूरी हासिल की, जो नीरज से कम रही, जिसके लिए उन्हें सिल्वर मेडल पर ही संतोष करना पड़ा और भारत के खाते में गोल्ड आया। वहीं अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास की बात करें, इस गोल्ड के साथ अब नीरज से देश को साल 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीदें रहेंगी और नीरज से पूरी उम्मीद है कि वो देशवासियों की इस उम्मीद पर भी खरा उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ चंद्रयान चांद पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब सूर्य फतह की भी तैयारी है। इसरो ने जानकारी दी है कि 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर पहली खोज की है, जिसमें हमारे चंद्रयान ने चांद की सतह का तापमान बताया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की गई ये पहली जांच है, जिसे करने वाला भारत पहला देश बना है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। दरअसल हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने जानकारियां देना शुरू कर दिया है और विक्रम लैंडर ने डेटा भेजना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर पर लगा चास्टे ने ध्रुव के आसपास चांद की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापा और चांद की सतह के तापीय व्यवहार को समझा। विक्रम लैंडर पर लगे चास्टे पोलेट से मिले ग्राफ को इसरो ने शेयर किया है। इसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 10 सेंटीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है, यानी चांद की सतह हीट को रिटेन नहीं कर पाती है। अब आप ही सोचिए कि जिस जमीन पर आप खड़े हो वो -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो और ऊपर तापमान आपके पसीने छुड़ा रहा हो। ऐसे में क्या जीवन आसान है? चांद पर अभी ऐसे कई राज आने बाकी हैं। इसरो डेटा का विस्तृत अध्ययन कर रहा है और ऐसे में चांद पर तापमान को लेकर कई और बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। रोवर प्रज्ञान भी चांद पर चहलकदमी कर चांद की जानकारियां जुटा रहा है। प्रज्ञान चांद पर घूम रहा है। प्रज्ञान को चांद की मिट्टी का परीक्षण करना है। अभी तक सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक हो रहा है, यानी हिंदुस्तान एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा है। चांद पर भारत की इस अनूठी सफलता से उत्साहित होकर अब जापान भी अपने मून मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो का अब अगला मिशन सूरज के करीब अंतरिक्ष यान भेजना है।
माना जा रहा है 2 सितंबर को इसरो अपने सूर्ययान मिशन को लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसरो के लिए सबसे बड़ी परीक्षा और चुनौती है अंतरिक्ष में भारत के अंतरिक्ष यात्री को भेजना। इसकी तैयारी भी इसरो लंबे वक्त से कर रहा है। अब वो समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। इसरो भारत में जो पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होगा, और वो भी महिला रोबोट। व्योममित्र का मतलब है अंतरिक्ष का दोस्त। इसे फिलहाल बेंगलुरु में रखा गया है। इसे इसरो ने साल 2020 में दुनिया के सामने पेश किया था। यही व्योममित्र अगले साल की शुरुआत में अंतरिक्ष में जाकर इसरो के गगनयान की टेस्टिंग करेगी। इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट का तमगा हासिल है। ऐसे में हिंदुस्तान चांद और सूरज ही नहीं बल्कि एक दिन पूरे अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाइडेन, जिनपिंग, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेता G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। भारत के तेज तर्रार कमांडो के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी अपने कमांडो की टुकड़ियों को दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा को भेद्य बना सके। दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आसमान से धरती तक दिल्ली में कमांडो का काफिला, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, छावनी बनेगी दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे दुनिया के शक्तिशाली लीडर्स भारत की राजधानी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। G20 की अहम बैठक में हिस्सा लेने वाले सुपर पावर लीडर्स के साथ अभेद्य सुरक्षा का घेरा भी दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सेना के अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। इस काम में आर्मी और एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को चुना गया है। स्नाइपर्स भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे। यही नहीं, 1600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को होटलों के बाहर तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम पहले कभी नहीं किए गए। पीएम मोदी भी दिल्ली वासियों से G20 को सफल बनाने के लिए आह्वान कर चुके हैं। वहीं दिल्ली में G20 की तैयारियों में जुटे अधिकारी पूरे जोश में हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी भारत आ रहे हैं। खास बात यह है कि G20 के बाद वो भारत के राज की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें दिया जाएगा। क्राउन प्रिंस की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। जाहिर है दिल्ली में 8 से लेकर 10 सितंबर तक होने वाली G20 की सबसे अहम बैठक के लिए देश पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से विशाल पांडे और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए बात करते हैं कवर स्टोरीज की। आज प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत देश में 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हैं। अब खबर है कि सरकार इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का जरिया बना रही है। क्या है ये स्कीम? कैसे सरकार इसे ग्रामीण इलाकों में तरक्की का जरिया बना सकती है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास चर्चा। प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के 9 साल पूरे हो गए हैं। अब इस योजना के तहत कुछ नई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत जनधन खाता धारकों को माइक्रो इंश्योरेंस समेत कई अन्य फायदे देने की तैयारी में है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस योजना का ऐलान किया था और उसके कुछ ही दिन बाद 28 अगस्त 2014 को इसे लागू कर दिया गया था। पीएम जनधन खातों में कुल जमा रकम की बात करें तो इसमें 2,03,505 करोड़ रुपए हैं। अकाउंट्स की संख्या 3.4 गुना बढ़कर 50 करोड़ 9 लाख हो गई है।
मार्च 2014 में जनधन खातों की संख्या 14 करोड़ 72 लाख थी। इनमें करीब 55.5% अकाउंट महिलाओं के हैं। 67% अकाउंट ग्रामीण सेमी अर्बन क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन अकाउंट्स में कुल जमा रकम बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा इन अकाउंट्स के लिए करीब 34 करोड़ रुपए कार्ड बिना किसी शुल्क के जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सूक्ष्म बीमा स्कीम्स के अंतर्गत PMJDY खाता धारकों की कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। PMJDY के एलिजिबल खाता धारकों को PMJJBI और PMSBI के अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बैंकों को इस बारे में पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। पूरे भारत में स्वीकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के जरिए PMJDY खाता धारकों के बीच रुपए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। PMJDY खाता धारकों की पहुंच छोटे लोन और छोटे निवेश जैसे कि फ्लेक्सी रिकवरिंग डिपॉजिट तक बढ़ाई जाएगी। यही नहीं, ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है। जनधन योजना के और भी कई फायदे हैं, जैसे बैंक अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। बैंक खाते में कोई न्यूनतम राशि का प्रावधान नहीं है। यही नहीं, भारत में कहीं भी पैसे भेजने की सुविधा मिलती है। कुल मिलाकर कहें तो जनधन योजना के 9 साल काफी बेहतर रहे, जिसके जरिए लोगों को फायदा मिला है। यही कारण है कि इस स्कीम से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट हैं भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष सर, बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए और इंडिया 360 डिग्री के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सर, 9 साल जनधन स्कीम के सबसे पहले उसकी आपको बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो वाकई फाइनेंशियल इंक्लूजन को किस तरीके से फलता फूलता देख रहे हैं हम, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और क्योंकि जब ये पूरी स्कीम शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आप उस समय वहीं पर थे, आपने करीबी से देखा इस स्कीम को आगे बढ़ते हुए। सर, समझना जरूरी है कि अगर हम 9 साल का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप ही की शब्दों में समझें तो क्या उपलब्धियां रही हैं इस स्कीम की? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि जो समय आ गया था कि बैंक के माध्यम से लोग अपने ट्रांजैक्शंस करें, डिपॉजिट करें, निकालें, और सरकार के भी उसमें जो फायदे ट्रांसफ़र होते हैं वो भी बैंक अकाउंट के माध्यम से हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी अकाउंट थे। इसलिए जब और साथ में चूंकि देश में डिजिटल तरीके से अकाउंट मेंटेन करने की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी थी, तो आधार का सिस्टम भी काफ़ी देश में बन गया था। तो इन सब की जो स्ट्रेंथ है, जेम ट्रिनिटी के तहत ये जनधन अकाउंट खोले गए। और जैसा आपने भी बताया, 51 करोड़ करीब खाते अब तक खुल चुके हैं, और उनके माध्यम से सरकार अपने बहुत सारे बेनिफिट इन अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को डिलीवर करती है। उसमें कोई किसी किस्म का लीकेज नहीं होता, इंस्टेंटली खाता चला जाता है। और आजकल आपके पास बैंक ब्रांचेस के अलावा बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उससे लोग बड़ी आसानी से अपने घर के नज़दीक, और कई लोग तो उनके घर पे ही आ जाते हैं सेवा देने के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी अकाउंटिंग सुविधा थी जो देश के लोगों को थी। और उसमें जो एक कंस्ट्रेंट आते थे कि भाई आप मिनिमम बैलेंस रखिए, आपको एक इस तरह की KYC करानी पड़ेगी, और KYC में कई लोग परेशान हो जाते थे, और अगर बैलेंस नहीं है तो उस पर चार्ज लगते थे। वो सब चूंकि ख़त्म कर दिए गए वो रिस्ट्रिक्शंस, तो इन अकाउंट्स का बड़ा फायदा हुआ और बहुत लोग करे। सरकार ने साथ में ही इसमें कई और एडेड एडवांटेजेस भी दिए, इंश्योरेंस के फायदे दिए, क्रेडिट कार्ड का फायदा। तो आई थिंक कुल मिला के ये जो खाते हैं
ये देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत, और कम से कम जो गरीब तबका है, जो जिसके पास ज़्यादा सरप्लस नहीं रहता अपना बचाने के लिए और सेविंग्स करने के लिए और बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो वो उनको ये एक बहुत बहुत बढ़िया सुविधा मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। सुभाष सर, उपलब्धियां तो आपने गिना दी, क्योंकि हम जब पूरे 9 साल का खाका और भी समझे, क्योंकि शुरुआत में काफी सवाल भी उठाए गए थे कि कैसे होगा, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस पूरे ड्राइव को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या इसमें कमी आएंगी, क्योंकि शुरुआत में हमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं उसका उतना मालूम नहीं चलता। लेकिन अगर आंकड़ों की तरफ जाएं सर, हमने जब 2015 में देखा लगभग 14 से 15 करोड़ के बीच में खाते खुले। 2016 में काफी बड़ा एक खातों का जो एक आंकड़ा था, परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ा। फिर 17 में लगभग 28 करोड़ से ऊपर गए, फिर 2018 में 31, फिर 2019 में 35, फिर 2020 में 38 लगभग हमने देखे आंकड़े खातों के बढ़े जनधन के तहत। 21 में 42 थे, 22 में 45। फिर जब हमने 23 और अब 23 की बात अगर हमने देखी है तो 4850 करोड़ तक, माफ कीजिए, ये आंकड़े पहुंचे हैं। तो थोड़ी आपको लगता है कि ये जो गति है खाते खोलने की वो थोड़ी धीमी हुई है, और इसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं? नहीं, ये देखिए, ये खाते जो अडल्ट पॉपुलेशन है हमारी, उसी के लिए खुलते हैं खाते। और इसके अलावा इन खातों में थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से नहीं है। उनमें कुछ जो फायदे रहते हैं, चेकिंग फैसिलिटी है और चीज़ें, KYC नॉर्मल होने के कारण से, तो बहुत सारे नॉर्मल खाते हैं। आप अगर इसका कंपोजिशन देखें तो ये ज़्यादातर खाते, करीब मेरे ख्याल से 90-95% खाते ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खुले हुए हैं। जबकि बहुत सारी देश की जनता जिसके पास कुछ अपने साधन हैं, कुछ सेविंग्स है, वो प्राइवेट बैंक्स के साथ भी बहुत सारे अकाउंट खोलती है, जिसको हम कासा अकाउंट में भी कहते हैं, करंट एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसमें सेविंग्स बैंक अकाउंट, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जिनको जो अडल्ट हैं और जिनके खाते खुलने चाहिए वो ज़्यादा बचे हों अब ऐसा। और जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनको सरकारी स्कीम से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसे बहुत कम लोग हैं, और वो ही अब शायद बिना खाते के हैं। तो हमें नहीं देखना चाहिए कि भाई अब और बहुत ज़्यादा खाते खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। अब हमें ध्यान इसमें देना चाहिए कि इन खातों के जरिए क्या हो रहा है। क्या ये केवल सरकारी जो ट्रांसफर्स होते हैं उसी के लिए काम आ रहे हैं, या लोग अपनी सेविंग्स भी इस्तेमाल करके उस अकाउंट को यूज़ करने लगे अपने एक्सपेंसेस के लिए या नहीं। अभी तक मेरा इम्प्रेशन ये है कि ज़्यादातर अकाउंट अभी ये केवल सरकारी जो बेनिफिट जाते हैं, चाहे PM किसान के हों, चाहे और किसी गैस के अकाउंट के हों, कहीं भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप, उन सबके जो पैसे इस अकाउंट में जाते हैं उसको रिसीव करने के लिए ही ज़्यादातर ये अकाउंट ऑपरेट होते हैं। और ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग अपना जब पैसा उनके अकाउंट में आता है तो उसको निकाल लेते हैं। ये एक पाइपलाइन की तरह का अकाउंट है जिसमें सरकारी बेनिफिट जाता है और इस्तेमाल करता है। मुझे अभी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखेंगे इन पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो कितनी लोगों ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है? बहुत कम लोगों ने ली है। कितने लोग उसके रुपए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? वो भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अपना पैसा जमा करके और ट्रांजैक्शन करने का, तो ये एक सीमित फ़ायदे, और स्पेशली सरकारी फ़ायदों के लिए तो इन अकाउंट्स के लिए जितने खुले हैं, मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर सरकार ये पाती है कि कोई भी बेनिफिशियरी जो सरकार का है और उसका जनधन खाता नहीं है, तो
तो वो उसको जरूर पहुंचना चाहिए उस तक और उसका खाता खोल देना चाहिए। बट मेरे ख्याल से ऐसे लोग अब बहुत हाँ हाँ सुभाष सर, क्योंकि कुछ जो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब कोई स्कीम आगे बढ़ती है तब थोड़ा चैलेंजेस उसके बारे में पता चलते हैं। अब जो पिछले कुछ समय तक जो हम भी देख रहे और समझने की कोशिश कर रहे थे, आप इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। कुछ लूप होल्स जो सामने निकल कर आ रहे थे इस पूरे सिस्टम का, वो ये था कि बहुत सारे डॉर्मेंट अकाउंट्स थे, मतलब जिसमें कोई ज्यादा हरकत नहीं है, या डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स के काफी ज्यादा ये कुछ केसेस सामने आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, डिजिटल बैंकिंग, उसकी जो एक लैक ऑफ एक्सेस है, अवेयरनेस है, वो एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आगे बढ़ना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये। सर कितना हद तक इन परेशानियों को दूर किया गया है पिछले, खास तौर पर पिछले 1 साल में? ये जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जीरो बैलेंस जिन अकाउंट्स में है वो तकरीबन 8 करोड़ अकाउंट्स हैं 50 करोड़ में से, जिसमें जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस 2 कारण से हो सकता है। एक तो ये कि उसके अकाउंट में सरकार ने कोई बेनिफिट ट्रांसफर किया और बेनिफिशियरी जो है उसने निकाल लिया और जीरो बैलेंस छोड़ दिया, क्योंकि जीरो बैलेंस पे कोई किसी किस्म की पेनल्टी नहीं है। दूसरा वो है जिनको सरकार से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपने कोई जमा करा के उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, सरकार इस किस्म के डेटा उपलब्ध नहीं कराती कि ये 8 करोड़ अकाउंट्स जो हैं वो किस कारण से जीरो बैलेंस है। क्या वो बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में कोई बेनिफिट जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो ये डेटा अवेलेबल है, ये डेटा निकालना चाहिए और उसकी एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बाद ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये अकाउंट क्यों जीरो। अगर फर्ज करिए कि आधे ऐसे अकाउंट हैं कि जिसमें जो सरकार के बेनिफिशियरी के नहीं हैं और वो उस अकाउंट को यूज़ नहीं करते, या तो वो कोई दूसरा अकाउंट यूज़ करते हैं या इस अकाउंट को यूज़ नहीं करते, तो ऐसे अकाउंट को फिर बने रखने का भी और बनाए रखने का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि डिजिटल तो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह तो इसमें होते हैं, उसमें तो कोई बंदिश नहीं है। विड्रॉल वगैरह शायद 4 की सीमा है, बट ऐसे केसेस के जिसमें इतनी ज़्यादा विड्रॉल करने की ज़रूरत हो वो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं आता है। और इसकी स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ी ये है कि ये डिजिटल अकाउंट के रूप में ऑपरेट होते हैं। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन अकाउंट्स में डिजिटली ट्रांसफ़र करती है और लोग भी डिजिटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई असुविधा अब बची है। इन सब को देखते हुए मुख्यतः अगर हम इन अकाउंट्स को सरकार के बेनिफिट से अतिरेक नॉर्मल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करें और लोगों को, जैसा आप कह रही थी कि अभी भी बैंकिंग की सुविधा और बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना, लोन लेना, ऐसा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेनिफिशियरी सरकारी बेनिफिट के अलावा ऐसी टेंडेंसी कम है और ना ही उनको बहुत ज़्यादा लोन वगैरह बैंकिंग सिस्टम से मिलता है। इन अकाउंट्स को की रियल स्टडी करके अगर हम ये देख सकें कि इनको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे और ऑपरेशनल बनाया जा सके, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर सर, मैं आपसे यही समझना हम चाह रहे थे कि अब इस स्कीम के तहत, क्योंकि फायदे तो अनेक हैं कि निशुल्क रुपए कार्ड हो गया, बीमा भी है, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त है, न्यूनतम बैलेंस की कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी पैसे आप भेज सकते हैं। लेकिन सर, और क्या अपार संभावनाएं हैं स्कीम के तहत? क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ावा देना है, अगर एक छोटे से गांव में रहने वाला, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं सर, अगर वहां तक पहुंचना है, आखिरी गांव तक अगर पहुंचना है, क्योंकि सर आपने लोन का यहाँ पर जिक्र किया, अभी भी जो छोटे शहरों में लोन लेना मुश्किल है ही, जो लोन मिलता भी माइक्रो फाइनेंस से वो कितना महंगा होता है सर। तो आपको लगता है कि लोन लेने की सुविधा, सस्ता लोन लेने की सुविधा भी होनी चाहिए ऐसे स्कीम्स के अंदर, और कुछ सुविधाएं जोड़ी जाएं इसमें?
ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। देखिए, क्योंकि बैंक्स की जो क्रेडिट कॉस्ट होती है वो स्मॉल जो अकाउंट होल्डर है या छोटी क्रेडिट लेने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है। उनकी रिकवरीज में भी और उनकी सो इसलिए इस माइक्रो फाइनेंस में आपने जैसे कहा कि ये इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली ज़्यादा, अब आप और हम ये कह सकते हैं कि भाई इनको भी आप दे दीजिए, सस्ते लोन दे दीजिए, बट सस्ते लोन भी अगर बैंकिंग सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर की कॉस्ट पे हो तो ठीक नहीं है। सरकार बहुत सारे लोन्स जो हैं वो कम कॉस्ट पे उपलब्ध कराती है, जैसे फार्म लोन्स सारे जो हैं, क्रॉप्स लोन हैं, उस पे लिटरली भारत सरकार और राज्य सरकार मिला के देश के ज़्यादातर हिस्सों में उसको इंटरेस्ट फ्री कर देती है। इसी तरह से आजकल स्मॉल बिजनेसेस में ये जो सेल्फ सर्विस ग्रुप्स हैं उनके खातों में लोन्स पे इंटरेस्ट। सो आज एक्चुअली जो बहुत छोटी क्रेडिट वाले अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी ऐसी ज़्यादा जिस पर्पस के लिए वो लोन लेना चाहते हैं उसके लिए लोन बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलता हो ऐसी नहीं है। और वो जो कमर्शियल ऑपरेशंस, वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या कोई बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह की लिटिल हायर जो कॉस्ट है इंटरेस्ट की उसको बियर करने की स्थिति में है, तो उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए बजाय सस्ती क्रेडिट पे जाने के लिए। तो क्रेडिट अगर उनको थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी मिल जाती है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एसएमईज बहुत जो टाइनी बिजनेसेस हैं उनको क्रेडिट नहीं मिल रही। जी सुभाष सर, पहले हमें क्रेडिट उपलब्ध करानी चाहिए बजाय सस्ती उपलब्ध करानी। जी धन्यवाद सर आपका करेंगे अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए आप भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हमारे साथ मौजूद थे। जनधन योजना के 9 साल होने के मौके पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की पहली कवर स्टोरी। भारत सरकार ने बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके तहत $1200 यानी लगभग 1 लाख रुपए प्रति टन से कम के दाम पर निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अब एक्सपोर्टर महंगे दर पर ही बासमती चावल को देश के बाहर भेज सकेंगे। अब सरकार इससे पहले भी चावल के निर्यात पर समय समय पर कई पाबंदियां लगा चुकी हैं। सरकार ने यह पाबंदी बाजार में दाम कम करने के मकसद से लगाई है। दरअसल सरकार का यह कहना है कि प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल जो है उसका अवैध निर्यात किए जाने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। उन आशंकाओं को दूर करने और अवैध निर्यात को रोकने के लिए $1200 प्रति टन से कम दाम के बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए देविंदर सिंगला जी हैं। ये है ट्रेजरर आर्या ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन। देविंदर सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, जो भारत सरकार ने बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाई हैं, क्या आप इससे एक बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं? सबसे पहले स्वाति जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा और जी बिजनेस के दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन। जो भारत सरकार ने $1200 का प्राइस फिक्स किया है एक्सपोर्ट के लिए, ये हम ये समझ सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट बैन है बासमती के ऊपर। $1200 का जो प्राइस फिक्स करना है वो डायरेक्ट बैन ना समझ करके इनडायरेक्ट बैन ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी 80% से ज्यादा जो हमारी फसल है जो वो $1200 से नीचे 1000, $950 से लेकर के और $1200 के बीच में बिकती है। अगर हम पिछले 5 साल की एवरेज अगर बासमती चावल के एक्सपोर्ट की देखें तो हमारे 5 साल की एवरेज $1000 से लेकर के $1050 के बीच में आ रही है। मैं आपसे ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका कि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की नहीं। मिनिमम प्राइस जो हमारे एक्सपोर्ट का है वो $900 से स्टार्ट हो जाता है और $1200 तक ये रहता है।
तो एवरेज जो पिछले 5 साल का है वो $1050 में है। इसके अंदर जो सरकार ने अभी $1200 का एक रेट फिक्स किया है मिनिमम, ये तकरीबन 100 रुपए, अगर हम पर केजी के हिसाब से देखते हैं तो ये 100 रुपए पर केजी के हिसाब से हो गया कि 100 रुपए पर केजी से ऊपर का चावल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे नीचे का चावल जो है वो बैन है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से के नॉलेज में एक चीज ये लेके आना चाहता हूँ कि जो 100 रुपए किलो से ऊपर का चावल है वो बासमती चावल की कुछ खास वैरायटी होती हैं जो कि हिंदुस्तान में खाई जाती है। इसके अलावा विदेशों के अंदर भी वो 100 रुपए किलो की चावल की वैरायटी जो खाई जाती है, वहां पर उसके जो इसके जो उपभोक्ता हैं वो एक अलग रेंज के लोग हैं। 100 रुपए किलो का चावल जो है वो आम आदमी, कॉमन आदमी नहीं खा सकता। सरकार की इसके पीछे सोच शायद ये है कि भाई हम इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, लेकिन इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल कहीं पर भी नहीं हो रही है। हमारा जो 1000 से लेकर के $1200 तक का चावल है वो पार बोइल्ड चावल होता है, जिसको हम सेला चावल बोलते हैं, जो बेसिकली इंडिया के अंदर नहीं खाया जाता है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट ही होता है और तकरीबन 80% जो है पार बोइल्ड है वो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। हमारा मेन एक्सपोर्ट जो है वो पीछे गल्फ कंट्रीज के अंदर है। आप कह रहे हैं कि ये सख्ती जो की है बासमती चावल पर सरकार ने, ये आप इसको सही नहीं मानते हैं और इससे सरकार की सख्ती से चावल के दाम नहीं घटेंगे? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ने सख्ती की है, ये जो डिसीजन लिया है $1200 का जो ये रेट फिक्स किया है, इसका एक हमारे पास एक मुख्य कारण ये है, ये जो बासमती है ये इंडिया के कुछ एक स्टेट्स के अंदर ही पाई जाती है। सिर्फ 6 या 7 स्टेट हैं जहां पर इसकी पैदावार होती है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो पैदावार की जो जगह है वो पाकिस्तान है। अगर हम इसका $1200 का रेट फिक्स करेंगे, हमारा जो मेन कंपटीटर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो एवरेज प्राइस है आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन $950 का प्राइस है। आज भारत सरकार ने $950 के प्राइस के सामने $1200 का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रख दिया। तो इसका मतलब इंडिया की जो बासमती है उसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि हम $950 के मुकाबले में $1200 में माल नहीं बेच पाएंगे। ओके, तो मुझे ये लगता है कि मुझे बात बताइए देवेंद्र जी, अभी मैं थोड़े आंकड़े आपसे समझना चाहती हूँ। अभी डिमांड के मुकाबले चावल की सप्लाई है कैसी? स्वाति जी, हमारे पास टोटल जो है ना तकरीबन 60 लाख टन बासमती चावल हमारे हिंदुस्तान में होता है। इसके अंदर से तकरीबन 45 लाख से 50 लाख टन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तकरीबन जो 10 लाख टन चावल है वो हिंदुस्तान में खाया जाता है बासमती का। तो सिर्फ हमारे यहाँ जो कंजप्शन है वो 15% जो है वो बासमती चावल की कंजप्शन है, और 15% जो चावल है वो हमारे पास है अवेलेबल। हमें कोई ऐसी, सरकार को अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं थी कि भाई इसमें कोई शॉर्टेज थी या इसके अंदर कोई चावल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे बासमती में, तो उसको रोकने की जरूरत थी। सरकार इस जो ये 80 रुपए से लेकर सरकार को ये आशंका थी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि सरकार ये आशंका जता रही थी कि प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल का अवैध निर्यात किए जाने की आशंका थी, तभी उनको ये सख्ती करनी पड़ी है। स्वाति जी, ये तो इसी एक तरीके से ये हो गया ना जी, अगर मोहल्ले में एक आदमी ने चोरी की है तो आप उसको छोड़ करके पूरे मोहल्ले को ही आप सजा दे रहे हो। एक परिवार के अंदर एक आदमी ने कोई गलती की है तो आप पूरे परिवार को जेल में नहीं डाल सकते ना। तो बासमती का अगर किसी एक आदमी ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा है जो सरकार ने आशंका जताई है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि बासमती का जो बिजनेस है वो सरकार की एजेंसी है अपीडा, ये उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बासमती का कोई भी एक्सपोर्ट करने के लिए हमें पहले अपीडा से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको RCA ACA बोलते हैं हम। उसके बिना हम एक्सपोर्ट बासमती का कर ही नहीं सकते। तो ये जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो सिर्फ सरकार की परमिशन से ही होता है, इसमें इसकी कोई आशंका ही नहीं है। क्या है देवेंद्र जी? जी सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं दोबारा बताइए। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब आपका? आगे क्या आप स्टेप लेना चाहेंगे? क्योंकि पाबंदी तो लग गई है, अब कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बासमती के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती हैं
अभी जो सबसे बड़ी चीज है, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बासमती की एक 1509 जिसको बोलते हैं 1509 करके वैरायटी है, जो इस साल की जो हमारा अनुमान है वो तकरीबन 50% जो फसल है बासमती में वो 1509 की आएगी। इसका जो अभी प्राइस है ये मार्केट में ऑलरेडी आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये अभी इसका जो धान है वो 38 रुपए किलो के हिसाब से ये बैन आने से पहले बिक रहा था, लेकिन जैसे ही ये $1200 का प्राइस आया है उसके दाम घट करके 38 रुपए से 35 रुपए रह गए हैं, जिसका कि आज देश के किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। 35 रुपए किलो में उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे, 38 रुपए किलो में उसके कहीं ना कहीं खर्चे पूरे हो रहे थे, और इसके 1-2 रुपए किलो की ओर बढ़ने की हमारे पास अभी गुंजाइश थी। देवेंद्र जी, तो जो 1509 के जो दाम है इसमें अभी हम थोड़ा सा और इंक्रीज है, हम इसमें 43-44 तक जा सकते थे, लेकिन अब ये $1200 MEP आने से ये 1509 जो है ये एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मिनिमम प्राइस जो है एक्सपोर्ट का ये तकरीबन $900 की कॉस्टिंग आती है हमारी। तो सरकार का ध्यान, सरकार से मैं आपकी माध्यम से सरकार से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि इसके जो MEP इन्होंने $1200 की लगाई है इसको कहीं ना कहीं घटा करके 900-950 के बीच में सरकार को करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। धान की बुआई को लेकर स्थिति बताएंगे एक बार? हेलो, धान की बुआई को लेकर स्थिति बताएंगे देवेंद्र जी एक बार? धान की बुआई के अंदर जो हमारी बासमती है उसके अंदर अभी हमारे पास कोई ऐसी शॉर्टेज हमें दिखाई नहीं दे रही है। धान की बासमती जो हमारी पिछले साल जितनी बुआई थी बासमती की हमारे पास लगभग उतनी ही बुआई है, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी है ये आंकड़े बताना। हमारे पास ये जो आंकड़े हैं वो 1 महीने के बाद जो है ना वो पूरे आंकड़े आ जाएंगे कि कितनी बुआई इसकी हुई है, क्योंकि अभी हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जो हमारी प्रारंभिक रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बासमती की फसल जो है एवरेज में सभी वेराइटीज को मिला के वो पिछले साल जितनी है कम नहीं है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद करेंगे देवेंद्र जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये रही चर्चा और ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। आइए अब आपको बताएं कि महंगाई पर काबू करने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। कल आरबीआई और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें खास तौर पर सब्जियों की महंगाई को काबू में करने को लेकर होगी खास चर्चा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैठक में प्याज की कीमतों को काबू में करने के उपायों पर चर्चा होगी, साथ ही टमाटर की कीमतों को लेकर भी अपडेट दिया जाएगा। कल की बैठक में महंगाई से जुड़े सभी विभागों के सचिव शामिल होंगे। दरअसल त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि महंगाई लोगों के रंग में भंग न डाल दे। प्याज और टमाटर के दाम, सब्जियों का दाम एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, आरबीआई के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि एमपीसी की जो है नज़र उस पर ही बनी हुई है, कितने रेपो रेट ऊपर नीचे जाएंगे। आपकी कल मुलाकात है, किस तरह के टॉक पॉइंट्स अगर आप थोड़े से शेयर कर सकते हो? Just a courtesy call with the Governor Saab, and it's of course we will tell him, apprise him what we are doing in terms of controlling the prices of essential commodities, including the commodities that you mentioned. So tomato prices are already in control, and in fact there was a news item today which says it's being sold at 14 rupees a kg in some places, so it's already down. And we are watching the onion prices very carefully, and as you know, there is a 40% duty on export of onion. All that is just to ensure that the Indian consumer is top priority for us, and ensuring the availability for the Indian consumer and thereby ensuring the affordability is of paramount importance. और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल की पैदल ब्रजमंडल यात्रा नहीं हो सकी। पुलिस नूह बाईपास से 51 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में 3 गाड़ियों में ले आई। उन्होंने पहले नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया, फिर गाड़ियों में उन्हें फिरोजपुर झिरका के रास्ते सिंगार स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचाया गया। वहां जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हुआ। हिंदू संगठनों की यात्रा को सरकार और प्रशासन ने पहले ही परमिशन देने से इनकार कर दिया था।
नूह में बाहरी लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 51,106 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का गठबंधन चर्चाओं में है। इस गठबंधन के संयोजक पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार को इस नए गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि अब इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि संयोजक किसी दूसरे नेता को बनाया जाएगा। नीतीश ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं चाहिए, उनका काम केवल सभी को एकजुट करने का है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा दांव चलते हुए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है। मायावती 40 सीटों पर टिकट चाहती हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मायावती को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद ही है। उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। इसमें जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। उस दिन अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना का कार्य पूरा हो गया है। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में 2 साल की बच्ची की सांस रुक गई। इसी फ्लाइट में दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टर भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने प्लेन में ही इलाज कर बच्ची की जान बचा ली। घटना 27 अगस्त शाम की है। विस्तारा की फ्लाइट में 5 डॉक्टर बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। ये जानकारी एम्स दिल्ली ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बच्ची और डॉक्टरों की फोटो भी शेयर की है। एम्स ने बताया कि 2 साल की बच्ची साइनोटिक हार्ट डिजीज से पीड़ित है और प्लेन में बेहोश हो गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कर दे तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में सीपीएम के शासन को खत्म किया है, अब लोकसभा में बीजेपी को हराएंगे। ममता बनर्जी ने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। ममता ने यह बातें तृणमूल छात्र परिषद के 26वें स्थापना दिवस पर कोलकाता की एक रैली में कही। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में फैक्ट्री मालिक के पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रविवार को सुबह करीब 8:30 बजे फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक और उनके बेटे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हादसे में घायल लोगों को बारासात मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इसमें एक की हालत गंभीर है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। मामला गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है। समन में उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। तेजस्वी यादव के इस बयान पर अब तक 15 गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने तेजस्वी के वीडियो का असली सबूत एक निजी समाचार चैनल से लेकर भी कोर्ट में पेश किए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान को पार कर चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरने के कारण उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण अब तक 6 जिलों के 53,000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। लगभग 3,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए लाखों श्रद्धालु देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में पहुंचे। सोम प्रदोष का संयोग बनने से वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर और देवघर के वैद्यनाथ धाम में अकेले 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल और देवघर में जलाभिषेक के लिए 5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी। उज्जैन महाकाल में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग पूजा अर्चना कर चुके हैं। ओंकारेश्वर में भी भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है। सोशल मीडिया के दौर में ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एकेडमी खोली है। इस एकेडमी के जरिए ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापनों की सही गाइडलाइन सिखाई जाएगी। ये कोर्स ऑनलाइन भी होगा और साथ ही कॉर्पोरेट ऑफिस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाएगी। इस एकेडमी के लॉन्च के मौके पर ASCI की CEO मनीषा कपूर ने कहा कि उन्हें सरकार समेत कई कॉर्पोरेट और कॉलेज से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, इस चीज़ की तादाद बढ़ती भी जा रही है और कॉम्प्लेक्स भी हैं ये इश्यूज़। तो आई थिंक डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहा भी है और कंटिन्यू भी होता रहेगा। और जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो हमारी भी नज़र उस पर बनी रहेगी कि कैसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन करें एक आज के एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर, जो डिजिटल हैं, जो 1-2 दिन में कैंपेन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक डेफिनेटली एक चैलेंज है जिसको हम कर रहे हैं धीरे धीरे उसको एड्रेस। फास्ट फूड से पेट का कैंसर हो सकता है, ये कोई और नहीं बल्कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की रिपोर्ट कह रही है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 2010 से लेकर अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के मामलों में 300% की बढ़ोतरी हुई है और इसके कारणों में खराब खान पान एक बड़ी वजह है। कैंसर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि फास्ट फूड का सेवन इस बीमारी की एक बड़ी वजह है? दरअसल खराब खानपान और लाइफस्टाइल के चलते देश में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 2010 में जहां गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के 1350 मरीज एडमिट हुए, वहीं 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 5400 को पार कर गया है, यानी 300% की बढ़ोतरी। वहीं इस बीमारी की सर्जरी के आंकड़े पर नजर डालें तो इस दौरान ये 750 से बढ़कर 2000 के आंकड़े को पार कर गया है, यानी सर्जरी के मामले में भी 200% की बढ़ोतरी पाई गई है। दरअसल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर पेट के पाचन तंत्र के कैंसर को कहा जाता है। यह आमतौर पर पेट या आंतों में होने वाला कैंसर है। इसमें अमाशय, आंत, लिवर, पैंक्रियास प्रभावित होते हैं। इसमें पेट में दर्द, पेट में सूजन, खाना नहीं पच पाना, कुछ निगलने में दिक्कत होना जैसी समस्याएं आती हैं। दुनिया भर में एक तरफ जहां कैंसर के कुल मामलों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की हिस्सेदारी 26% के करीब है, वहीं कैंसर से होने वाली कुल ग्लोबल डेथ में इसकी हिस्सेदारी 35% के आसपास है। यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर तेजी से अपने पांव पसार रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बेतरतीब खानपान और खराब लाइफस्टाइल है। खासकर शराब, तंबाकू का सेवन, हेपेटाइटिस बी और मोटापा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के जोखिम को बढ़ाने का काम कर रहा है। भारत की बात करें तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में इसका खतरा ज्यादा देखा गया है। पुरुषों में इस बीमारी का आंकड़ा 60% है तो महिलाओं में 40% के करीब है। देश के पूर्वोत्तर इलाकों में इसके ज्यादा खतरे देखने को मिले हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के तहत होने वाले ईसोफेगस कैंसर, पेट का कैंसर, गॉल ब्लैडर और रेक्टम कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के बढ़ते मामलों में सर्वाधिक वे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। ऐसे में इससे बचना है तो फास्ट फूड से दूरी बनाएं, अपने खानपान में फल, सब्जी, होल ग्रेन को शामिल करें, रोजाना एक्सरसाइज के साथ खुद को एक्टिव रखें ताकि मोटापा ना हो, शराब, तंबाकू, स्मोकिंग को खुद से दूर रखें।
ये कुछ ऐसे सामान्य उपाय हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने में मददगार साबित हो सकते हैं। यही नहीं, दूसरी कई अन्य बीमारियों को भी दूर रखने में हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शेयर बाजार का एक अपडेट आपको दें। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 65,000 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा, तो निफ्टी 40 अंक की तेजी के साथ 19,300 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में सरकारी सेक्टर के शेयरों का सपोर्ट था। निफ्टी बैंक 270 अंक चढ़कर 44,500 के करीब बंद हुआ। आइए कुछ इंटरनेशनल खबरें देखते हैं अब। रूसी नौसेना के जंगी जहाज चीनी युद्धपोतों के साथ प्रशांत महासागर में 21 दिन से ज्यादा की पेट्रोलिंग के बाद वापस लौट आए हैं। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में गश्त के दौरान जंगी जहाजों के बेड़े ने 13,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान ये जहाज अमेरिका के पश्चिमी तट के करीब तक पहुंच गए थे। सूत्रों के मुताबिक रूस के युद्धपोतों ने चीनी नौसेना के जहाजों की एक टुकड़ी के साथ जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर का गश्त किया। भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान मिस्र में हो रहे इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा ले रहे हैं। 21 दिन तक होने वाले तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास को ब्राइट स्टार नाम दिया गया है। MiG-29 के अलावा भारत के 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 150 स्पेशल फोर्सेस के जवानों का ग्रुप मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहे युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। भारत पहली बार इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। सिंगापुर में 1 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारतीय मूल के थर्मन रेस में सबसे आगे हैं। उनका कहना है कि सिंगापुर को इस बार गैर चीनी राष्ट्रपति मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर वासी लोगों की नस्ल की बजाय उनके काम देखते हैं। शनमुगरत्नम का मुकाबला चीनी मूल के 2 प्रत्याशी एनजी कोकसोंग और टैन किन लियान से है। आपको बताएं, कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट शनमुगरत्नम सिंगापुर के पॉलिसी मेकर रहे हैं। पाकिस्तानी मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को सोमवार को इस्लामाबाद के आतंकवाद विरोधी अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने दोनों को 30,000 रुपए के मुचलके पर गिरफ्तारी के बाद जमानत दी। पूर्व मानवाधिकार मंत्री शरीन मजारी की बेटी ईमान और वजीर को इस्लामाबाद पुलिस ने 20 अगस्त को पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट की ओर से आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।